स्टार्ट। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। हमारा आज का कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला है संस्कृत। बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन टॉपिक रहने वाला है धारणीय और अधारणीय वेग। कल की क्लास में हमने धारणीय वेग और अधारणीय वेग पढ़ा था, तो इसको ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताए थे वेग। वेग क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होते हैं वो वेग कहलाते हैं। अच्छा, कौन कौन से वेग थे? धारणीय और अधारणीय। धारणीय वेग कौन से थे जिनको धारण धारणीय वेग जो धारण करने चाहिए उनको बाहर नहीं निकालना, ठीक है, उनको बाहर निकाल देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो धारणीय वेग थे जो वो 3 प्रकार के बताए थे आपको कल। कौन कौन से थे? शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ठीक है। उसके अंदर जो गुण होते हैं शारीरिक यानी कि हाथ से करने वाले, ठीक है, जैसे चोरी है ना, मारपीट, हिंसा, बलात्कार, ये सभी शारीरिक हो गए। वाचिक कौन से थे? वाचिक कठोर वचन, गाली गलौज होगी, झूठ बोलना, चुगली करना, ये सारे काम वाचिक थे। इनको भी धारण करके रखना चाहिए। अगर अंदर किसी के है तो अंदर ही रखना चाहिए, ठीक है। किसी की बात पता लग गई तो अपने तक रखो, ये ना हो अगले दिन सारे मोहल्ले में कर दी या फेसबुक पे पोस्ट कर दी, ठीक है। तो शारीरिक, अब रह गया मानसिक। मानसिक में क्या क्या थे? हाँ, किसी की प्रॉपर्टी को हड़पने की सोच रखना, ठीक है। और मानसिक में क्या रहता है? ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, कोई लालच वगैरह कुछ भी ऐसा। तो ये तो हमने कल बात की थी धारणीय वेग की। फिर बात की थी हमने अधारणीय वेग। अधारणीय वेग कितने थे? 13। कौन कौन से थे? अपान, ठीक, वेगान धारितवाद, विंड मूत्र शब्द रेत सुदाम, निद्रा, काश, श्रम स्वाद, अश्रु, चर्दी, रेत शाम, ठीक है। अगर श्लोक से याद रखोगे तो प्रॉपर आपको एक दो भी मिस नहीं होगा। लेकिन अगर आप वैसे याद करोगे भी हाँ एक छींक था, एक डकार था, एक ये था वो था, तो फिर आप 7-8 तक पहुंच जाओगे। 7-8 तक पहुंचने के बाद में आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, या फिर आप क्या करोगे ऊपर वाले को रिपीट कर दोगे नीचे। तो बच्चे दिमाग लगाते हैं ना एग्जाम में भी, कौन सा पता लगेगा उसको भाई, ऊपर जो पहला दूसरा लिखा वही फिर 8वां 9वां फिर 10वां 11वां करके उसी को ही कर देंगे। तो ये तो हमने कल की थी बातें धारणीय और अधारणीय वेग कौन से होते हैं, होता क्या है, प्रकार क्या है। तो उसके बाद हमने शुरू किया था जो अधारणीय वेग है ना 13 प्रकार के, उनको रोकने से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, क्या क्या लक्षण उसके उत्पन्न होते हैं और उसकी फिर चिकित्सा कैसे करते हैं। तो ये चीजें हम कल कर रहे थे। एक अपना जो वेग था कौन सा था? मूत्र। उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि अगर हम मूत्र को उसको मतलब धारण करके रखेंगे, उसको बाहर ना निकालेंगे, तो उससे क्या क्या होगा। एक तो मूत्राशय एवं लिंगशूल, बस्ती। बस्ती किसे बोलते हैं? कल भी बताया था बस्ती। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, बस्ती, ठीक है। और तो इसमें जब हम काफ़ी देर तक अपने यूरिन को रिटेंशन करके रखेंगे, रोक के रखेंगे, ठीक है, जब वेग उत्पन्न हुआ और उस वक्त किसी अन्य कार्यों में अपने दिमाग को लगा लिया, ठीक है, तो वो जो अपने जो यूरिन की जो अर्ज है वो तो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन उसके कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा, बस्ती में, बस्ती शूल, शूल किसे कहते हैं, दर्द को, शूल वेदना, उसमें होगा। मूत्र इंद्रिय में पेन होगा। एक आपको बताया था मूत्र क्रिच, मूत्र क्रिच का मतलब क्या बताया था आपको, ये था मूत्र क्रिच, मूत्र क्रिच, मूत्र मतलब यूरिन, क्रिच मतलब कष्ट से, मतलब परेशानी से उसको, मतलब कष्ट के साथ जो मूत्र का निर्वहन होगा, यानी कि मूत्र जब करेगा बंदा तो उसको जैसे दर्द के साथ या थोड़ा थोड़ा, हाँ बूंद बूंद टाइप, उस तरह से मूत्र क्रिच। सिर में दर्द होगा, सिर में वेदना, या फिर जब दर्द होगा तो वो ऐसे झुक जाएगा आगे, दर्द के मारे हो जाता है ना कई बार बंदा ऐसे, किसी के पेट में मुक्का मारते ही वो ऐसे हो जाता है ना, तो झुकना। और वंक्षण प्रदेश में आन्हा, आन्हा कल बताया था आपको, आन्हा का मतलब क्या होता है, पहले तो वंक्षण प्रदेश बता दो कौन सा होता है। सॉरी, वंक्षण प्रदेश ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, जो पूरा स्थल बताया था ना अपने, तो ये तो वंक्षण प्रदेश हो गया। उसमें आन्हा यानी कि एक आपको बताया था ना, जैसे अफारा आ जाता है ना, देसी लैंग्वेज में आप लोग बोलते हो अफरो आ गयो, है ना, तो और अपने मॉडर्न साइंस में ब्लोटिंग कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके उत्पन्न होगी किससे, कौन से वेग को रोकने से, मूत्र के वेग को रोकने से। फिर हमने बात की थी उसकी चिकित्सा की, ठीक है। एक करेंगे संवेदन, संवेदन क्या बताया था आपको, संवेदन क्या होता है, पसीना संवेद हो गया, संवेदन ये आयुर्वेद का एक चिकित्सा क्रम है, पसीने को बाहर निकालना, संवेद तो पसीना हो गया, और उसको निकालने के लिए जो क्रिया की जाएंगी उस प्रोसेस को संवेदन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अवगाहन, अवगाहन भी कल आपको बताया था मैंने क्या होता है? हाँ, उसके अंदर औषधीय द्रव्य डाल के जल में, फिर उसके अंदर बैठना, है ना, कुछ टाइम तक, आधा घंटा 15 मिनट उसके अंदर बैठना है, ताकि उस औषधि के गुण अपने शरीर में आ सके। फिर नेक्स्ट चिकित्सा क्या थी, अभ्यंग, मालिश, ठीक है, तेल की मालिश। नेक्स्ट, अब पीड़क घृत पान, तो ये क्या है कि घृत पान, घृत किसे कहते हैं, घी को उत्तम मात्रा में भोजन से पहले और भोजन के मात्रा में घी का सेवन करना है, ठीक है, पीना है। तो उसके बाद त्रिविध वस्तीकरण, त्रिविध वस्तीकरण कल मैंने बताए थे आपको, बस्ती दो चीजें होगी ना, एक तो जिसमें ये वाला वह लग गया ना, बस्ती, ये कौन सी बस्ती है, बोल भाई भयंकर, ये तो जो अभी अपन ने बात की थी, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। फिर जो चिकित्सा क्रम आ गया, वस्ती क्रम, ये बस्ती क्या होती है, इसका भी कल मैंने बताया आपको। चिकित्सा क्रम है जो बस्ती क्रम है वो क्या होता है, कल ही बता के हटे हैं आपको। एनीमा बताया था, याद है, कल एनीमा बताया था, उसी से, है, उसी से कोरिलेशन करके देख लो। एनीमा क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ बुजुर्गों को या किसी रोग के कारण जब पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, 5-5 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन ब्लॉकेज हो गया एब्डोमेन में, ठीक है, जब मल बाहर नहीं जाएगा तो अन्य रोग भी उत्पन्न होंगे। जब तक पेट साफ नहीं, वो ऐड देखिए, पेट सफा तो हर रोग दफा, है ना,
तो 70-80% जो रोग होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? पेट से, ठीक है। तो इसलिए उसको पेट को साफ करना जरूरी है। अब उसके अंदर मल पड़ा है, हफ्ता हो गया, ठीक है, पानी भी सूख गया, कड़ा हो गया मल, अब वो निकलने में भी दिक्कत है। तो उसके लिए इस तरह से एक पाउच होता है, उसमें दवाई होती है, उसके आगे इस तरह से वो लगा होता है। हॉस्पिटल में कभी जाओगे आप देखोगे बुजुर्गों को देते हैं, ठीक है। इसमें दवाई भरी होती है, ठीक है, लेग्जेटिव होता है कुछ, जो मल को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, सॉफ्टनर होता है, हार्ड स्टूल को सॉफ्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया अपना एनीमा, ये गुदा द्वार में देके पिचका दिया जाता है एनल कनाल में, ठीक है, एनल कनाल में क्या। हाँ, फिर ये अब्जॉर्ब होता है आंतों में, फिर जितना मतलब उसको सारे को साफ करके बाहर लेके आते हैं। 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसमें एनीमा से क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एनीमा, ये तो हो गया मॉडर्न साइंस में यूज करते हैं जो, ये तो मॉडर्न साइंस की बात है। फिर हम बात करेंगे आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा में क्या है, वस्तीकरण भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन हम उसे तैयार करते हैं जो इसके अंदर, एक तो इसमें तो मॉडर्न मेडिसिन है, वो हम औषधि वाली तैयार करते हैं। कुछ औषधियां उसको उबाल के एक जो कवाथ तैयार करते हैं, हाँ वो एक कवाथ बोल देते हैं उसको, तो उसको इसमें डाल लेंगे। और ये जो होता है ना ऊपर का पैकेट, इसको उसमें बोलते हैं हम बस्ती पुट, बस्ती पुट बैग होता है जो, उसको बस्ती पुट बोलते हैं, ठीक है। और अंदर जो द्रव्य होते हैं, औषधि द्रव्य होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसलिए करते हैं जो उसके अंदर मलों को बाहर निकाल, दोष जो दोष बढ़ गए ना शरीर में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोई भी रोग उत्पन्न कैसे होता है, क्यों होता है? दोष धातु मल है ना जो, वो या तो ऊपर चले गए, या तो ज्यादा हो गया, या कम हो गया, यानी कि वृद्धि या क्षय होने के कारण रोग उत्पन्न होता है। किसका? दोष धातु मल, ठीक है। और दोषों में भी सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करने वाला दोष कौन सा है? शरीर में गति कौन कर रहा है? इधर से उधर लेके कौन जा रहा है? वात, ठीक है, वात लेके जा रहे हैं। तो दोष सबसे ज्यादा जो होते हैं ना, वो होते हैं वात दोष के कारण। और बाकी जो दोष है ना, उनको भी ऊपर नीचे करने में किसका हाथ रहता है सबसे ज्यादा? वात दोष का, ठीक है। तो जब वात दोष की वृद्धि होगी, उसके कारण जो रोग हो गए, उसमें आयुर्वेद में फिर हम क्या चिकित्सा करते हैं? बस्तीकरण। जब हम दोषों के अकॉर्डिंग चिकित्सा देखेंगे ना, दोष कौन कौन से हैं? शारीरिक, तीन है ना, शारीरिक, नीचे चलता ही नहीं है ये। अब इनकी चिकित्सा क्या क्या होती है? भ्रमण, अगर कफ बढ़ गया तो उसकी चिकित्सा आयुर्वेद के हिसाब से भ्रमण, भ्रमण क्या होता है? उल्टी, ठीक है। यानी कि जैसे एक तो रोग से उत्पन्न उल्टी हुई है, एक हमने करवाई है। कैसे करवाई है? उसको कुछ ऐसी औषधि पिलाई है अपन ने जिससे उसको उल्टियां हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है? वमन। और वमन क्या है? कब का स्थान आपको बताया था मैंने, हाँ उरा प्रदेश। उरा प्रदेश किसको बोला है? ये चेस्ट रीजन को, ठीक है, थोरेसिक कैविटी को क्या बोल रहा है? पूरा प्रदेश, ठीक है। तो वात का स्थान ये है, तो उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा अपने को? जब वात की वृद्धि हुई तो कफ को बाहर निकालेगा कौन? वमन। फिर बात करेंगे हम पित्त की। पित्त का स्थान क्या बताया था? अमाशय, अमाशय पगवाशय के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम कराएंगे विरेचन। विरेचन किसको बोलते हैं? ये भी आपको बताया हुआ है, बताया सब कुछ हुआ है, याद नहीं रहता आपको।
जैसे आर्टिफिशियली हमने उल्टी करवाई है, वैसे उसको लूज मोशन भी लगवाएंगे, उसको दस्त, हाँ लूज मोशन लगवाएंगे उसको। तो ये क्या होता है, जो लूज मोशन लगवाते हैं पाँव उसको विरेचन बोलते हैं। पित्त का स्थान ये है, उसको अब ऊपर से तो नहीं निकाल सकते पित्त को, नीचे से, ठीक है। तो आप उसको ऐसी औषधियां पिलाएंगे कि उसको लूज मोशन हो जाए, जो पित्त बढ़ा हुआ है वो सम अवस्था में आ जाए और व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जब बात करें मस्ती की, इसकी बात की, तो बात के लिए क्या करेंगे आप, चिकित्सा क्रम कौन सा, दो मैंने बता दी, तीसरा आप बता दो कौन सा करेंगे, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, अभी बता के हटाऊं मैं 5 मिनट वाली, अभी बता के, मस्ती कर्म करेंगे। मस्ती कर्म, ठीक है। तो ये वात पित्त कफ तीनों का चिकित्सा कर्म है। और एक मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से द्रव्य, जैसे मधु हो गया, शहद, घी हो गया, तेल हो गया, तो कौन से दोष में कौन सा लेना ज्यादा ठीक है, मतलब लाभदायक है। जैसे एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी, ये क्या है, बात विद अब है, PGM, तेल घी मधु शहद, ठीक है। तो बात हो तो तेल, पित्त हो तो, मतलब इनका शमन कौन करते हैं, ये तेल घी मधु, जो ये तीन द्रव्य है ना, तेल घी मधु, इनके गुण ही ऐसे हैं, कैसे गुण है, उनके अगेंस्ट है, किसके, वात पित्त और कफ। तो ये हम थोड़ा सा इधर उधर चले गए, तो त्रिविध वस्तीकरण की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीन प्रकार की वस्ती होती है, तीन प्रकार की वस्ती होती है ना, अंकित अंकित बताएगा, अंकित नाम है क्या इसका, अंकित है क्या, हिमांशु, बैठो बैठो, हिमांशु बताएगा त्रिविध वस्तीकरण कौन से थे। कल आपको तीन प्रकार की वस्तियां बताई थी, हाँ पहले तो ये बता दो वस्ती होती क्या है, वस्ती दो होती है, कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है बताओ, दो होती है तो, जो चिकित्सा कर्म वाली वस्ती है वो बताओ कौन कौन सी, हाँ निरूप वस्ती होगी एक, हाँ एक अनुवासन होगी, निरूप एक रहेगी, निरूप वस्ती, अनुवासन वस्ती, तीसरी उत्तर वस्ती, उत्तर वस्ती, ठीक है। तो अब इनमें फर्क क्या क्या बताया था आपको, निरूप वस्ती कौन सी होती है, कौन कौन सी जाती है गोदा में, ये गोदा में दी जाती है, ये मूत्राशय में दी जाती है, एक तो डिफरेंस इसका ये हो गया मेन। तो अब इसके बाद निरू और अनुवासन में क्या फर्क है, ये तो दोनों गोदा में दी है तो दोनों वस्ती, इसका डिफरेंस क्या है,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन निरूपस्थी एंड अनुवासन अस्थि? एक में मैंने आपको बताया था रुक्ष द्रव्य यूज करते हैं, रुखे। एक में स्मूथ होता है, एक में हाँ स्नेह, स्नेह द्रव्य यानी कि स्मूथ, ठीक है, जो स्निग्धता लाते हैं, एक जो है रुक्षता लाते हैं। तो रुक्ष द्रव्य द्वारा, रुक्ष औषधियों द्वारा जो वस्तु दी जाती है निरूप वस्ती, और स्नेह द्रव्य द्वारा जो दी जाती है वो अनुवासन वस्ती, और मूत्र मार्ग द्वारा जो दी जाती है वो उत्तर वस्ती। ठीक है, ये हो गया त्रिविध वस्तीकरण। ठीक है, त्रिविध वस्तीकरण। तो ये हमने मूत्र के लक्षण भी बता दिए, मूत्र को रोकने से, और उसकी चिकित्सा क्या क्या की जाएगी। पहली बात तो वेग को रोकना नहीं है। अगर वेग को रोक लिया फिर कोई रोग उत्पन्न हो गए तो उसकी चिकित्सा ये है। हिमांशु, ये बताओ आधारणीय वेग कितने हैं? आधारणीय वेग कितने होते हैं? हैं? बताओ आधारणीय वेग है। अगर ये आधारणीय वेग है तो तीन दोष कौन से हैं? हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से? एक मिनट उसको बोलने दो एक बार, बोलो। 13 होते हैं। कौन से होते हैं? 13 कौन से हैं? बोलो। हाँ, बिंद मूत्र, शव त्रेट सुदाम, निद्राकाश, श्रम स्वास छर्दी, प्रेत शाम, इस तरह से करके 13 थे। ठीक है, डकार, भूख प्यास छींक डकार, है ना, शुक्र, ये सारे 13 हो गए। तो अब नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं पुरीश। दूसरा वेग जैसे हो गया पुरीश। टाइम कितना हो गया? मल, स्टूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूल। जब पेट से रिलेटेड कोई बीमारियां होती है तो स्टूल टेस्ट करवाते हैं ना, स्टूल टेस्ट करवाते हैं। स्टूल टेस्ट नहीं करवाया? तो इसको प्रोसेस को मॉडर्न साइंस में क्या बोला था? डीफिकेशन। डीफिकेशन, इंग्लिश में इसको फैसिस बोलते हैं ना, फैसिस, इस तरह से फिकस बोल देते हैं। जैसे यार सीधी सी बात ये है, फिकस बोलते हैं। इसको बोलते हैं मल को, ठीक है, फिकस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको स्टूल भी बोलते हैं, फिकस भी बोलते हैं। तो डिफिकेशन का मतलब मल को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यदि हम किसी कारणवश हमने इसको दबा लिया, जैसे कई बार बंदा सफर में होता है, ठीक है, 5 बजे उठ के जाना है, ठीक है, रोज उठता वो 9 बजे, ठीक है। अपने शरीर की जो एक्टिविटियां होती है ना, जैसे अपना एक थाइमस ग्लैंड है, वो अपनी अलार्म की घड़ी है। जिस टाइम आप जो करते हैं वो उसी टाइम उसकी अर्ज होनी शुरू हो जाती है। देखा ना, बंदा अगर 2 बजे खाना खाता है तो 1 बजे नहीं खाएगा, वो 2 बजे ही भूख लगेगी उसको। अगर 1 बजे खाएगा तो धक्के से खाएगा। तो उसी तरह से ये भी जो अर्जिंग होती है ना, कोई बंदा अगर सुबह उठ के, जैसे मान लो अगर 9 बजे जाता है ना, तो वो उसी टाइम के अराउंड 10-15 मिनट के ऊपर नीचे में उसको अर्ज होगी, ठीक है, प्रेशर होगा। अब बंदे को उठा के भेज दिया अपने 4 बजे, ठीक है, तो हो गया डिस्टर्ब। फिर अब अगर मान लो वो ट्रेन से नहीं गया, बस से गया, ठीक है, बस रुकती सिर्फ 2 मिनट ही है रास्ते में, ठीक है, तो उसको रहता है बस मेरी निकल जाएगी अगर मैं कहीं गया तो फिर क्या होगा? मतलब वेग को, आधारणीय वेग को रोक लिया, ठीक है, रोक लिया तो अब क्या होगा? उससे रोग उत्पन्न होंगे, क्योंकि मल जब भी शरीर में रहेगा तो वो दोषों को क्या कर देता है? उत्पन्न, तो दोष तो होते ही है शरीर में, उसकी या तो वृद्धि कर देगा या क्षय कर देगा, मतलब दोषों को डिस्टर्ब कर देगा।
जो नेचुरल पोजीशन साम्य अवस्था बोलते हैं ना, उसमें नहीं रहने देगा, उसका बैलेंस बिगाड़ देगा। अगर दोष बिगड़े तो फिर बंदा बिगड़ गया, उसके बॉडी में रोग की उत्पत्ति होगी। पाइल्स तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते भी एक बार बंदे ने ब्रीच रोक कर पाइल्स हो गया, वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। मैंने आपको पाइल्स को बताया था। अगले दिन भी वो पेशेंट होगी ना, टाइम थोड़ी ना आएगा। कैसे नहीं, फिर नेक्स्ट डे से फिर ये नहीं कि एक दिन आपने मान लो 5 बजे चले गए तो फिर अगले दिन से वापस वो 5 बजे वाला शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू काफी टाइम से जो चल रहा है ना वो रिकॉर्ड होता है, एक आधा दिन तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। ठीक है, तो अब जब पाइल्स की बात कर रहे थे आप, तो पाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कंटिन्यू काफी टाइम तक उसको कवच रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, या तो उसका खाना पीना ऐसा है। एक कारण हो गया वो पानी कम पीता बंदा, पानी कम पिएगा तो जो आते होते हैं अपनी उसमें पानी कम जाएगा तो उसका मल सूख जाएगा, फिर वो निकलने में दिक्कत है। या फिर ज़्यादा मैदे वगैरह की चीज़ें खा रहा है, फास्ट फूड पिज्ज़ा बर्गर सारे वही खा रहा है, खाना खा ही नहीं रहा, फाइबर ले ही नहीं रहा बंदा। फाइबर वाली चीज़ें जैसे खीरे वगैरह हो गए, ठीक है, खीरे छील के नहीं खाने, खीरे छिलके समेत खाने चाहिए, जिससे कि वो रफे से आते हैं साफ करता हुआ सारे मल को लेके जाए। और फिर अगर मान लो उसने ये सब नहीं किए हैं, फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है, हफ्ता तक वो बंदा फ्रेश नहीं हो गया था, तो उससे क्या होगा, फिर वो जोर लगाएगा सुबह सुबह, है ना, क्योंकि अब वेग उत्पन्न नहीं हुआ तो जोर लगाएगा, नेचुरल सी बात है। जोर लगाएगा तो जो एनल कनाल में यहाँ हर जगह अपने ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, तो वो वेन्स क्या होगी, जोर लगाने से इन पे जोर पड़ेगा तो वो सूज जाएंगी, तो वो इस तरह से पहले अंदर बन जाते हैं। इसको इंग्लिश में हेमरोइड्स कहते हैं, हिंदी में मस्से कह देते हैं, नॉर्मल भाषा में मस्से कहते हैं ना। हाँ मतलब फिंगर टाइप मान लो जैसे, या मतलब कोई गांठ जैसे होती है ना, उस तरह से ये सूज के बाहर आ जाएगी। ठीक है, अंदर भी होती है, इसमें भी 2-3 डिग्री होती है पाइल्स में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, फिर इसको तो ये हो गया अंदर वाला हो गया, एक होता है जैसे वो ये करते करते धीरे धीरे और बड़े होते हैं, बाहर भी आने लग जाते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड स्टेज में ऐसे हो गया, जब बंदा फ्रेश होने गया उस टाइम तो ये बाहर आ जाते हैं, जब वो बंदा उठ गया तो वापस अंदर हो गए, फिर जब और ज़्यादा स्टेज बिगड़ती है तो ये बाहर ही रहने लग जाते हैं। अब जब ये सूजे हुए हैं तो अब मल निकलने का रास्ता और कम हो गया। ठीक है, फिर उसको कवच हुई, फिर क्या होगा, जो मल कड़ा हुआ है ना वो इनको टच होएगा, क्यों, अपने अंदर से जो नसें वगैरह वो तो सॉफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल मुलायम है, थोड़ा सा भी हल्का सा भी ऐसे नाखून मारे तो ब्लीड हो जाएगा। तो ये जो फूल गए मस्से, तो इसको बोलना बादी बवासीर कह देते हैं। बवासीर 2 टाइप का हो गया ना पाइल्स, एक बादी और एक खूनी। एक फिर अगर मान लो इसको टच हो कि ब्लीड हो रहा है बंदे को, तो खून खून ही खून निकलेगा, तो उसको बोल देते हैं आप खूनी बवासीर। ठीक है, और खूनी बवासीर जब होगा तो पेशेंट आपके पास आएगा, आप जब उसको मान लो कंप्लेंट वो लेके आ सकता है कि मैं चलता हूँ तो मेरे को सांस फूल जाती है और है, ठीक है, थक जाता हूँ जल्दी। और एक हो सकता है जैसे, बाकी वो आपको ये भी बताएगा, आप पूछोगे भी फ्रेश कैसे होते हो तो वो कब्ज रहती है, फिर क्योंकि पाइल्स वाले पेशेंट जल्दी से बताते नहीं है, उसको एक शंका शर्म महसूस होती है, तो वो जल्दी बताते नहीं, ये अपना काम होता है उसे उसके रोग को निकालना। ठीक है, तो फिर आप जब वो कहेगा कि मैं थक जाता हूँ, ये होता हूँ, नॉर्मली हम लोग सीबीसी तो करवाते ही हैं, सीबीसी टेस्ट करवाते हैं ना, सबने करवाया होगा सीबीसी टेस्ट तो, है ना, तो उसमें एक आपने देखा होगा ऊपर होता है एचबी, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या था, खून, जैसे कहते हैं कितना खून है। ठीक है, तो ये उसका कब मिल जाएगा अगर कंटिन्यू वो पाइल्स का पेशेंट है तो, 8, 9, 7, यानी कि वो एनीमिक हो गया। अब खून का काम मैंने आपको बताया था, जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है वो कौन पहुंचा रहा है सारे शरीर में, सारे शरीर में ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा है, खून, और खून में हीमोग्लोबिन, ऑक्स हीमोग्लोबिन, है ना। तो अगर ये कम हो गया तो अपने आप उसको लक्षण आने लग जाएंगे, सांस फूलना, थकावट होना। ठीक है,
तो इस तरह से उसका खून कम हो गया, किसके कारण? पाइल्स में निकलते निकलते। तो हमने पेशेंट को हर चीज़ पूछनी है, भूख कैसी लगती है, ठीक है, पेशाब कैसा आता है, जलन तो नहीं है। यार जब भी बंदा जाता है मतलब कराने की जरूरत तो नहीं होती। कई बार कि मैंने बताया ना, वो पेशेंट बताते नहीं है मेरे को पाइल्स है, ठीक है। अगर खूनी बवासीर होता है तो उसमें कम हो जाता है, बाद हाँ बादी में नहीं होता, ठीक है। आप पूछोगे कैसे लैटरिन आती है, वो बोलेगा मेरे को तो दिक्कत होती है, कब्ज रहती है। फिर आप पूछोगे कलर कैसा रहता है, ठीक है, अगर काला काला रंग का आता है तो फिर समझो उसमें ब्लीड है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? डॉक्टर का, ठीक है, पेशेंट से उसकी रोग को बाहर निकलवाना। अब नॉर्मली कुछ भी इन्फेक्शन है, कुछ भी दिक्कत है, सीबीसी तो बंदा करवा ही लेता है। सीबीसी टेस्ट तो जाते ही करवाते होता ही होता। यदि कोई और भी टेस्ट होना होता ना, फिर भी सीबीसी तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा मिलेगा आपको, कभी भी देख लेना, ठीक है। गांव वगैरह में जो बैठे हैं ना, जोड़ा छाप वगैरह, वो भी सबसे पहले एक सीबीसी तो करवाते हैं अगर कुछ भी। अच्छा, सीबीसी। तो ये आप थोड़ा टॉपिक से भटक गए। तो हम बात कर रहे थे पुरुष वेग को रोकने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अब इन्होंने बोला है इससे पहला क्या होगा? पक्वाशय एवं शीर्षूल। पक्वाशय एवं शीर्षूल। पक्वाशय कहाँ पे है? ये लोअर रीजन, ठीक है। और सिर यानी कि सिर, उसका पेट दुखेगा, उसका सिर दर्द होगा। जैसे कह देते ना भाई अंदर ही अंदर गैस हो रही है बंदे के, अगर बंदा फ्रेश नहीं हुआ तो गैस भी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो फिर ये दोनों दर्द होंगे। अपान वायु एवं मल का रोकना, ठीक है। अब बंदा वो उसने वेग को रोक के लिया तो मल भी रोक गया और अपान वायु भी अंदर ही है, जो अपन बात की है गैस की, ठीक है। फिर जांग की पिंडलियों में ऐंठन, ये जो चीजें ना इनमें जैसे वो आते हैं ना ऐसे हैं, बांटे बांटे या बांटे, हाँ मतलब जकड़ जाती है, स्टिफनेस जो होती है मसल में, जो स्टिफनेस होती है वो हो जाती है। हाँ इंटरनल। और आयुर्वेद साइड से देखें तो समझो उसमें बात की वृद्धि भी होगी। तो वायु जाके जगह जगह घुमाना, तोड़ना मोड़ना जो भी करती है, ठीक है। फिर पेट में आद्यमान, ये अभी भी बताया आपको 5 मिनट पहले, आद्यमान क्या होता है बता अभी महंगा, अभी बताया था ना 5-10 मिनट पहले आद्यमान। पिछले मूत्र वाले में जब बता रहे थे हम बात कर रहे थे। अफारा, आफरा, ठीक है, ब्लोटिंग, तो ये आद्यमान हो गया। तो ये तो हो गए इससे, इसको रोकने से रोग। फिर हम नेक्स्ट अब करेंगे इसके लिए हम चिकित्सा क्या करेंगे? इलाज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। पहला तो सेम ही है जो मूत्र में किया था, स्वेदन। स्वेदन का मतलब पसीने निकालना। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यंग, ये भी सेम है, मालिश, ठीक है। गुद में भर्ती का रखना, गुद भर्ती, गुदा में, अब वो एनीमा हो गया, ठीक है। एक और भी आती है, बच्चे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको जब पेट साफ नहीं होता ना, एक बत्ती आती है मेडिकल पे मिलती है, ठीक है, इतनी सी मोम जैसा लगता है, वो ग्लिसरीन की होती है, ठीक है। तो वो गुद भर्ती देना, ठीक है। वैसी कोई बड़ों की भी आती है, तो वैसे बड़ों को तो मेनली एनिमा ही देते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों में ज़्यादा यूज करते हैं हम। उसके बाद वस्तीकरण करना है, वस्तीकरण करेंगे अगर मल को निकालना है तो वस्तीकरण करेंगे, एनिमा करेंगे। आयुर्वेद में अलग है, जैसे मतलब वैसा ही है कुछ, बस उसमें मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन होती है। इसमें हम जो औषधियाँ होती है ना, मल को तोड़ के, मल को तोड़ के निकालने वाली काफ़ी कई हो जाती है, वो हम जब आगे पढ़ेंगे बता देंगे। अमलतास भी होता है, मदन फल भी होता है, कई होते हैं इसमें,
मेनली वमन के 6 वमन के 5 वमन के और 5 इसके विरेचन के हैं। वमन विरेचन वगैरह भी बताए हैं, आप लेट आए हो, ठीक है, तो वो दोबारा आएगा तो बता देंगे। तो एक करेंगे वस्तीकरण और एक करेंगे क्या, परमार्थी अनुपान। परमार्थी अनुपान कौन सा हो गया, जो जैसे आत्तों में चिपका हुआ अमल है ना, उसको उखाड़ने के लिए, ऐसा अनाज जो आत्तों में चिपके हुए अमल को तोड़ के बाहर निकाले। हल्का, हाँ हल्का भोजन तो करना है। कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे बाहर निकालते हैं, जैसे आप ये जैसे पाइल्स वाले पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को कह देते हैं भी आप जैसे खीरे वगैरह खाओ या फाइबर खाओ, एक ये सब घोल देते हैं जिसको कब्ज रहती है, सुना क्या ये सब घोल? वो चूरा सा होता है, हस्क पाउडर बोलते हैं उसको, वो कोई पौधा होता है उसका छिलका होता है, ठीक है। तो ये सब घोल दे दिया तो वो क्या करता है, और ये सब घोल के भी 2 यूज है, जिसको कब्ज है उसको भी देते हैं, जिसको लूज मोशन लगे उसको भी देते हैं। कंट्रोल ऐसे नहीं करता, उसके उसको जिस चीज में मिला के लेंगे वो उसका यूज को बनाएगा। हाँ ठीक है, दही के साथ ले लिया आपने तो लूज मोशन को रोक देगा, और गर्म पानी में ले लिया आपने तो कब्ज को तोड़ेगा, ठीक है। 2 फंक्शन है उसके भी। तो ये हो गया हमारा पुरीश। अच्छा हो गया यार, फिर बाकी कल करें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।